इसके पहले के एपिसोड में हमने खनिज और शक्ति संसाधन का तीसरा भाग देख चुके हैं। आज हम खनिज और शक्ति संसाधन का यह अंतिम हिस्सा है, इस लेसन का अंतिम हिस्सा है। इस खनिज और शक्ति संसाधन में हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि इसके पहले के अध्याय में हमने परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं उसका हमने सविस्तर एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और उनके कुछ लाभ भी थे, कुछ हानियां भी थी। उनको निर्माण करने के लिए कुछ खर्चा भी आता था और उनका इस्तेमाल करने में भी कुछ लिमिटेशन सीमाएं होती थी। आज हम देखेंगे कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं उनका हम जिक्र करेंगे, यहाँ उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो खनिज होते हैं वो कभी ना कभी समाप्त होने वाले हैं और इसीलिए पर्यायी व्यवस्था हमको ढूंढना बेहद जरूरी है। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, वो कभी ना कभी समाप्त होने वाले हैं और इसीलिए वो समाप्त होने के पहले ही हम अगर तैयारी करेंगे तो इस प्रकार से हम अपनी तरक्की, अपना विकास आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस अध्याय में हम कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कौन कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को समझने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने भाग पहला, भाग दूसरा और भाग तीसरा देख चुके हैं और उन भागों में हम कुछ खनिज और शक्ति संसाधन के मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। आज यह अध्याय तीसरा और भाग चौथा और यह अंतिम हिस्सा है। इस हिस्से में हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले के जो भाग तीसरा था उस पर हम परंपरागत ऊर्जा के कुछ स्रोत थे, उस पर हमने चर्चा कर चुके हैं और इस अध्याय में हम गैर परंपरागत कुछ ऊर्जा के स्रोत है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं उन मुद्दों पर चर्चा करें। जल विद्युत ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा को बचाना जरूरी है। इन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गैर परंपरागत स्रोत में जो जल विद्युत भी आता है, तो हम देखते हैं कि बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल सिंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध में बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है, जिससे टरबाइन वो घूमते हुए ब्लेड के जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल यहाँ से जो जनरेट की गई जो विद्युत होती है उसको हम जल विद्युत कहते हैं। और विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, जैसे कृषि के लिए भी किया जा सकता है, कुछ कारखानों के लिए भी किया जा सकता है। और विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जल से निर्माण की गई जो विद्युत है वो प्रदूषण मुक्त है। जल विद्युत निर्माण करने वाले कुछ देश होते हैं, जैसे पैराग्वे है, नॉर्वे है, ब्राजील है, चीन है। और भारत में भी कुछ स्थानों पर जल विद्युत के केंद्र है, जैसे भाखड़ा नांगल है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पर जल विद्युत के कुछ संयंत्र बिठाए गए हैं। तो आप अपने इस भारत के नक्शे में भी आप देख सकते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ जल विद्युत के केंद्र स्थापित किए गए हैं। जैसे कि हमने देखे हैं कि जो जल विद्युत के जो संयंत्र होता है, तो इस प्रकार से ये बांध है, बांध पर इस प्रकार से ये जनरेटर यहाँ बिठाया गया है, जो पानी ऊपर से गिरता है और यहाँ टरबाइन है। जैसे ये पानी यहाँ से बहना शुरू हो जाता है तो ये टरबाइन घूमना शुरू हो जाता है। टरबाइन घूमने से क्या होता है कि यहाँ जो मशीन लगाई हुई है, जनरेटर लगाई हुई है, जहाँ एनर्जी स्टोर की जाती है और इस प्रकार से जल विद्युत का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं कि विश्व का जो पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला जो देश है वो है नॉर्वे। और हम इस चित्र में देख रहे हैं कि जो सलल जल विद्युत परियोजना है जो जम्मू कश्मीर में है। जल विद्युत के भी कुछ लाभ और हानि होते हैं। जैसे कि लाभ में हम देखेंगे तो ये प्रदूषण मुक्त है
और सिंचाई और मत्स्यन को भी ये बढ़ावा देता है, क्योंकि पानी ज़्यादा होने के कारण सिंचाई खेती के लिए और मत्स्यन मतलब मछली पालन के लिए भी किया जा सकता है, और ये सस्ता भी होता है। लेकिन हानि ये है कि स्थानीय समुदाय को यहाँ से विस्थापित होना पड़ता है, क्योंकि इसके पहले हम देख चुके हैं कि जल विद्युत निर्माण करने के लिए बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करना पड़ता है। बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करना मतलब क्या है, जंगल या खेती भी उसके दायरे में आ जाती है, या स्थानीय जो लोग रहते समुदाय रहते हैं उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है, मतलब उनको वहाँ से हटना पड़ता है। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन होता है कि निम्न क्षेत्र, और स्थापित करने में इसको खर्च भी आता है। निम्न क्षेत्रों का मतलब कि जो निचले जो जगह होती है, जो ऊपर से नीचे की जो और जगह होती है, वहाँ पर पानी का बहाव या रिसाव होता रहता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो देखिए जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है, और इसीलिए इनके भंडार भविष्य में कभी ना कभी समाप्त होने वाले हैं। और इसीलिए गैर परंपरागत जो स्रोत है जो कि नवीकरणीय है, इसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं, वो समाप्त होने वाले नहीं है, और इसीलिए इसका उपयोग अवश्य, उस उपयोग की आवश्यकता करना जरूरी है, उपयोग करना बेहद जरूरी। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि पवन ऊर्जा है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, बायोगैस है और भूतापीय है। और यहाँ इन मुद्दों पर हम एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो पहली बात कर रहे हैं हम सौर ऊर्जा की। जब हम बात करते हैं तो ये सब सिंपल बात है कि सूरज से जो रोशनी होती है, सूरज से जो ऊष्मा होती है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी निर्माण करते हैं। और सूर्य से जो प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों और सौर पैनलों से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। और जहां धूप की प्रचुर मात्रा होती है, जैसे उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि साल भर अगर आपके देश में, आपके इलाके में सूरज की रोशनी मिलते हैं तो सौर ऊर्जा उत्पन्न करना बहुत ही आसान हो जाता है। सौर ऊर्जा का जो उपयोग होता है, सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर, समुदाय को रोशनी देने मतलब गांव में बिजली पहुंचाने के लिए, यातायात के संकेतों में भी मतलब जो ट्रैफिक पर सिग्नल होते हैं वो सिग्नल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्कूलों में भी इसका इस्तेमाल किया, बहुत सारे ऑफिसों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ आप नक्शे में देख सकते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ सोलर ऊर्जा के कुछ केंद्र संयंत्र लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में भी सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ जो पैनल होते हैं, इस प्रकार से पैनल लगाए जाते हैं। और ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होते हैं जिसका हम इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं, क्योंकि सौर से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वो कभी समाप्त होने वाली। सौर ऊर्जा के भी कुछ लाभ होते हैं और हानि भी होते हैं। जैसे मतलब ये असमाप्य है, लाभ है ये क्योंकि ये समाप्त होने वाला नहीं है। प्रदूषण मुक्त है, ये लाभ है। लेकिन हानि भी है कि इसको स्थापित करने के लिए अद्ययावत टेक्नोलॉजी चाहिए जो महंगी होती है, और स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा बर्बादी भी हो सकती है, क्योंकि जो स्रोत होता है उसको अगर बराबर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस एनर्जी की बर्बादी भी हो सकती है। दूसरा है पवन ऊर्जा। ये पवन ऊर्जा भी एक असमाप्य है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसका उपयोग देखिए, पवन चक्कियों का उपयोग जो अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में पवन चक्कियों की जो तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त जो पवन होती है, जो फर्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहां स्थित होती है, क्योंकि पवन ऊर्जा को निर्माण करने के लिए पवन का बहाव जरूरी होता है। पवन ऊर्जा उत्पादन में कुछ अग्रणी देश है, जैसे नीदरलैंड है, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन। ये पवन ऊर्जा का निर्माण करने में कुछ अग्रणी देश है। भारत में भी आप देख सकते हैं कि जो तटीय प्रदेश है, इन तटीय प्रदेशों में यहाँ पवन ऊर्जा के कुछ संयंत्र या पवन चक्की लगाए गए हैं। पवन ऊर्जा के कुछ लाभ और हानि भी होते हैं, जैसे कि प्रदूषण। ये लाभ देखिए, प्रदूषण मुक्त है, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन का काम करना शुरू हो जाता है, सुरक्षित और साफ है। लेकिन हानि भी देखिए, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि ये जो पंखे घूमते हैं तब वो आवाज़ करते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। पवन और चक्कियों को स्थापित करना महंगा है, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है, यंत्र होते हैं वो महंगे होते हैं।
रेडियो और दूरदर्शन के प्रसार संकेतों में इसका व्यवधान होता है और पक्षियों के लिए भी हानिकारक होते हैं, क्योंकि पक्षी जब उड़ते हैं तो इनके पंखों के दायरे में अगर आते हैं तो उनको जीवित हानि होती है और इसीलिए ये उनके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। परमाणु ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो देखिए कि परमाणु ऊर्जा है ये प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम है और थोरियम है, इनका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और परमाणु के केंद्रक में इसको संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। और ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा को निर्माण करने वाले जो देश होते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और यूरोप में भारी मात्रा में इसका इस्तेमाल या उसका उत्पादन किया जाता है। भारत में भी कुछ स्थान है जैसे राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप होते हैं और थोरियम जो है वो केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं, केरल के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं। भारत में कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्र है जैसे तमिलनाडु में कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा, ये कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में स्थापित किए गए हैं। अब इस चित्र में भी देख सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं, तो आप आणविक ऊर्जा संयंत्र, ये कल्पक्कम का चित्र है और ये देखिए नाभिकीय रिएक्टर, गर्म जल, बाद में इस पर अब जो भाप होती है, जो टरबाइन होते हैं, जनरेटर, परमाणु विखंडन द्वारा ऊष्मा निर्माण की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है परमाणु, जिसको परमाणु ऊर्जा हम कहते हैं। तो इस संयंत्र के द्वारा परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के लाभ और हानि भी होते हैं। जैसे लाभ है, बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी हानि भी देखिए कि रेडियो एक्टिव व्यर्थ उत्पन्न करता है और ये खर्चीला भी होता है। और अगर हम इसका इस्तेमाल हम कंस्ट्रक्टिव जो विधायक काम के लिए अगर नहीं करेंगे और इसको विध्वंसक कामों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे परमाणु बम बनाना, तो ये विध्वंसक कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये उसकी हानि भी हो सकती है। भूतापीय, यहाँ भूतापीय ऊर्जा का मतलब होता है कि जो पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा होती है, जो ताप होता है, उससे प्राप्त की जाती है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। और पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है और कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में भी प्रकट हो सकती है और यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। और वर्षों से गर्म जल के स्रोत के रूप में भी भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने, इनके प्रयोग के लिए किया जाता है। और ये भूतापीय ऊर्जा निर्माण करने में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र का केंद्र है। इसके बाद कुछ अन्य देश है जैसे न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, फिलीपींस है, मध्य अमेरिका है और भारत में भी हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा के कुछ संयंत्र पाए जाते हैं जो भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भूतापीय ऊर्जा होती है, जैसे कि मतलब ये हम सरफेस है, भूस्तर है ऊपर का हिस्सा, या बाद में ये टरबाइन लगाए गए, जनरेटर लगाए गए और यहाँ देखिए गर्म जो ऊर्जा होती है उसको खींचा जाता है, जिससे वो टरबाइन के माध्यम से, जनरेटर के माध्यम से स्टोर किया जाता है। तो इस प्रकार से जमीन के अंदर जो गर्म ऊर्जा है, गर्म तापमान है, उसका इस्तेमाल करते हुए जिस ऊर्जा का निर्माण करते हैं उसको हम बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। और विश्व का सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। ये आपको जनरल नॉलेज के रूप में आपको याद रखना पड़ता है। भूतापीय के कुछ लाभ भी होते हैं, हानि भी होते हैं, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण और हितैषी और हर समय उपलब्ध होने वाला यह ऊर्जा होती है। लेकिन हानि ये भी है कि शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है। साथ साथ में इसको उत्पन्न करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो यंत्र होते हैं, वो भी महंगे होते हैं, ये उसकी हानि हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत के नक्शे पर कहाँ कहाँ स्थापित है ये भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। ज्वारीय ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो ज्वारीय से मतलब क्या है कि जो टाइडल एनर्जी जिसको बोलते हैं, टाइड एनर्जी, तो ज्वार से उत्पन्न भरती ओटी हम जिसको मराठी में कहते हैं, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं।
इस ऊर्जा का जो विदोहन है समुद्र के सैकड़े मुहाने में बांध के निर्माण से किया जा सकता है। कि आगे हम उदाहरण भी देखेंगे कि उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। और दुनिया में रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो तटीय प्रदेश होता है वहाँ इस प्रकार के ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि निम्न ज्वार भाटा जो होता है और निम्न ज्वार भाटा और उच्च ज्वार भाटा के वक्त भी जैसे मैंने यहाँ टरबाइन लगे, ये उच्च ज्वार भाटा जो होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब पानी यहाँ से गुजरता है तो ये टरबाइन यहाँ घूमने लगता है, और पानी जब कम होने लगता है तो यहाँ से भी पानी निकलता है तो ये भी टरबाइन घूमता है। तो इस प्रकार से निम्न ज्वार भाटा का उपयोग हम विद्युत उत्पादन करने के लिए कर सकते हैं। तो जो उसको हम बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। अगले गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का जैविक अपशिष्ट, जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसको हम बोलते हैं बायोगैस। और यह जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस का इस्तेमाल हम खाना पकाने के लिए विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का भी उत्पादन होता है, साथ साथ में इससे प्रदूषण भी नहीं। तो आप देखिए कि ये बायोगैस का एक टैंक है जिसमें आपको यह कर्दम मतलब या जो रॉ मटेरियल है उसको डाला जाता है, जिससे यहाँ आता है, उस पर प्रक्रिया होती है। बाद में इसी के ऊपर जो गैस होती है वो ऊपर से पाइपलाइन के द्वारा पास की जाती है, और यहाँ से बाद में जो रॉ मटेरियल होता है, जो जला हुआ कुछ माल होता है जो मृदा के लिए निकाले जाते हैं, उसको उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और हम देख सकते हैं कि ये बायोगैस का ये प्लांट भी आप देखिए कि जैसे मतलब यहाँ किस प्रकार से जो इनलेट होता है और बाद में लैट्रिन से भी जो कुछ मटेरियल होता है वो भी बायोगैस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पाइपलाइन के माध्यम से हम घर के रसोई तक इसको लेकर जा सकते हैं, और यह प्रदूषण हितैषी मतलब प्रकृति हितैषी एक ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा को बचाना ये भी मुद्दा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो है सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का जो विदोहन है मतलब उसका जो इस्तेमाल करते हैं बहुत ही कठिन और खर्चीला होता है, और इसका निर्माण भी करने के लिए बहुत ही तकलीफ होती है, उसके लिए खर्चा भी आता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं, क्योंकि हम जब एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जब ज़रूरत है उसका तभी इस्तेमाल करें, अगर ज़रूरत नहीं है तब उसको हम स्विच ऑफ करेंगे। जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी है, घर में बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे, जब आवश्यक नहीं है तब हमारे पूरे के पूरे घर के बटन्स बंद होने चाहिए, जब आवश्यक होता है तभी ऑन करें, और फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा को बचा के रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस तरह से हम ऊर्जा के कुछ संसाधन, ऊर्जा को संसाधन हम मानते हैं, ऊर्जा के कुछ स्रोत हैं, परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और इसी के साथ हम यही